हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। साथियों, आज के सेशन में बात करेंगे लाइसोसोम की स्ट्रक्चर और इसके कार्य क्या है, कितने प्रकार के होते हैं आदि जानकारियां जो है प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करें। लाइसोसोम, सबसे पहले एक शब्द जिसका लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम, इस शब्द पर विचार करते हैं। लाइसोसोम जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। एक तो है लाइसो और दूसरा है सोमा। दो शब्द, लाइसो और दूसरा सोमा। लाइसो का अर्थ होता है पाचन, क्या है, पाचन। और सोमा का अर्थ होता है यानी काय, बॉडी। यानी अपने ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी या ऐसा कोशिकांग जो कि क्या करता है, पाचन में सहायक होता है। पाचन में सहायक संरचना, पाचन में सहायक संरचना जो है वो क्या है, लाइसोसोम है। सबसे पहले इस लाइसोसोम की जो खोज है, इसकी जो खोज है वो की थी C.D. ड्यूवे ने 1955 में। कब की थी? 1955 में। यानी इसका पूरा नाम है क्रिश्चियन डी ड्यूवे, 1955। तो 1955 में इस लाइसोसोम की खोज की गई। अब देखिए, ये जो लाइसोसोम है इसकी उपस्थिति की बात करें, यानी ये कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सी कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है, तो इसके बारे में बात करें तो ये है, यानी यह सभी प्राणी कोशिका में पाया जाता है। सभी प्राणी सेल्स में उपस्थित होता है। ये सभी प्राणी सेल्स में उपस्थित होता है। इसकी पादप जो सेल्स है उसमें बहुत ही कम संख्या होती है, यानी अधिकतर प्राणी सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं स्तनधारी, यानी कशेरुकी प्राणी स्तनधारी की आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं में व कुछ पादप सेल्स में यह अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। तो ये हो गई इसकी उपस्थिति के बारे में जानकारी। नेक्स्ट चलते हैं, इसका पढ़ते आकार, यानी इसका आकार कैसा होता है। तो अधिकतर जो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये क्या होता है, गोलाकार आकृति का होता है। कैसा होता है? गोलाकार आकृति का होता है। लेकिन ये कभी कभी अनियमित आकार का भी हो सकता है, अनियमित आकृति भी हो सकती है इसकी। कैसे कि पादप की जो जड़ है या विभजोतकी, जो कुछ पादपों की जड़ में या फिर विभजोतकी जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, तो उनके अंदर जो है ये लाइसोसोम अनियमित आकृति का भी मिलता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना की बात करें तो आपको बता दें कि यह जो लाइसोसोम है वो एकल झिल्ली युक्त होता है। यह एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है, यानी यह एकल झिल्ली से घिरी संरचना होती है। क्या होती है? एकल झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इस झिल्ली में स्ट्रोमा होता है। इसमें स्ट्रोमा यानी जिसको पीठिका कहती है, स्ट्रोमा व रसधानी होती है। क्या होती है? रसधानी होती है। इसमें स्ट्रोमा होता है और क्या होती है? रसधानी होती है। अब देखिए रसधानी में क्या होता है, तो रसधानी में जल अपघटनीय पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। पाचक एंजाइम, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, पाचक एंजाइम फास्फेटेज और इसके अलावा राइबोन्यूक्लियेज, इसके अलावा मित्रों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज,
इसके अलावा लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेज, ईटीसी, यानी ये इत्यादि जो है पाचक एंजाइम इस रसधानी में भरे हुए होते हैं। ये सभी जो एंजाइम हैं, ये अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। किस माध्यम में? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सभी एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं, और ये सेल में यानी कोशिका में उपस्थित पदार्थों का पाचन करने में सक्षम होते हैं। तो सभी के सभी एंजाइम जो है कोशिका के अंदर जितने पदार्थ है उन सभी का पाचन करने का कार्य करते हैं। अब देखिए, ये जो सभी एंजाइम क्रिया कब करते हैं, कब क्रियाशील होते हैं, यानी ये सभी एंजाइम लाइसोसोम की झिल्ली फटने पर ही कार्यशील होते हैं या भोजन को पचाने में सक्षम होते हैं, कार्यशील होते हैं, या भोजन जो भी पदार्थ है उसको पचाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो मित्रों, ये मैंने यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। लाइसोसोमा काय यानी पाचन में सहायक संरचना यानी लाइसोसोम। इसकी खोज CD डुवे ने, क्रिश्चियन CD डुवे ने, जो है कि सभी प्राणियों में उपस्थित होता है। मैंने आपको बात ये याद रखनी है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम संख्या होती है इसकी। इसके अलावा आकार गोलाकार आकृति का होता है, लेकिन अनियमित आकार का भी ये मिल सकता है। संरचना एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं और पाचक एंजाइमों द्वारा विभिन्न पदार्थों को पचाने का काम करता है। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसकी हमने चर्चा यहाँ पर कर ली है। फॉस्फेटेज है, राइबोन्यूक्लियेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, आदि जो एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और सारे के सारे अम्लीय माध्यम में काम करते हैं और पदार्थों को पचाने का काम करते हैं। अब मित्रों, अपने बात करेंगे नेक्स्ट लाइसोसोम के प्रकार की बात करेंगे। तो बोर्ड पर मैंने एक संरचना बनाई है, इसके माध्यम से आपके समझ में आ जाएगा कि लाइसोसोम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि ये जो लाइसोसोम है बहुरूपी होती है। बात मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लाइसोसोम क्या होते हैं? बहुरूपी होती है। बहुरूपी अलग अलग आकार आकृति में मिलते हैं ये। तो कई प्रकार के लाइसोसोम बनते हैं। तो लाइसोसोम के प्रकार की बात करते हैं। लाइसोसोम के प्रकार यानी लाइसोसोम होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। अब इस चित्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि 4 कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्राथमिक लाइसोसोम। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक या प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा अपने पढ़ेंगे द्वितीयक लाइसोसोम। द्वितीयक लाइसोसोम। पहला हो गया प्राथमिक लाइसोसोम, दूसरा हो गया द्वितीयक लाइसोसोम, और तीसरा अपने पढ़ेंगे अवशिष्ट काय या रेजिडियल बॉडीज, अवशिष्ट काय। 4 नंबर अपने पढ़ेंगे स्वभक्षी रसधानियां या फिर ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। तो 4 प्रकार के अपने पढ़ेंगे। प्राथमिक लाइसोसोम,
द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय और 4 नंबर अपने पढ़ेंगे स्वभक्षी रसधानियां। तो मित्रों ये 4 नाम आप याद रख सकते हो, प्राथमिक, द्वितीयक, अवशिष्ट काय और स्वभक्षी रसधानियां। अब देखिए इन चारों प्रकार को मैं इस चित्र के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान दें। ये जो मैंने बाहर रचना जो तैयार की है ये है प्लाज्मा झिल्ली, यानी कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है। आपको मैंने कोशिका संरचना के दौरान भी बताया, बाहरी झिल्ली है ये। और यहाँ पे मैंने लिखा है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, यानी बाहरी वातावरण से पदार्थों को, यानी भोजन के स्रोत को जो है कोशिका क्या करेगी, अंदर ग्रहण करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये तो है प्लाज्मा झिल्ली और इसके अंदर अलग अलग यानी चारों जो प्रकार है वो मैंने चित्र के माध्यम से आपको मैं मतलब बताऊंगा, मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो देखिए सबसे पहले है प्राथमिक लाइसोसोम। क्या है प्राथमिक लाइसोसोम, पहले इसके ऊपर नजर डालते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम, कौन सा लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम। चित्र ध्यान से देखें, एंडोसाइटोसिस लिखा है मैंने, ये प्लाज्मा झिल्ली है। इस प्लाज्मा झिल्ली में बहुत सारी जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ आइए। ये जो आप देख पा रहे हो ये है ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सभी को पता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिकांग होता है। गोल्जी बॉडी हमने पढ़ी, गोल्जी का कोशिकांग होता है। तो यानी यदि लाइसोसोम, यानी मैं आपको बता दूं कि लाइसोसोम का जो निर्माण है वो गोल्जी बॉडी और अंतःप्रद्रव्य जालिका से होता है प्रारंभ में। ये मैंने यहाँ पे लिखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पर लिखा है गोल्जी बॉडी। तो यानी यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये और ये देखो यहाँ मैंने लिखा है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम ये यहाँ पर भी ये जो है ये भी क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम है ये भी। तो यानी या तो अंतःप्रद्रव्य जालिका या गोल्जी बॉडी से जो प्रारंभ में शुरुआत में कोशिका में जो लाइसोसोम बनता है, एकल झिल्युक्त रचना बनती है, उसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। तो मैं इसको यहां सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं इसी के जस्ट आगे कि इस प्राथमिक लाइसोसोम का जो निर्माण है वो या तो किससे होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, या फिर किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। तो सीधा आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखाई है, ये गोल्जी काय है। तो इससे ये प्राइमरी लाइसोसोम और यहाँ पर भी प्राइमरी लाइसोसोम मैंने दिखाया है। ये जो रचना है वो प्राथमिक लाइसोसोम है, ये भी क्या है, प्राथमिक लाइसोसोम है। तो पहले संरचना मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गई होगी। दोबारा और बता देता हूं एक बार, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडी से होता है। तो मित्रों ये आ गया अपना प्राथमिक लाइसोसोम, यहां पर भी क्या है, प्राथमिक लाइसोसोम। अब देखिए द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, यानी द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण जो है वो यानी जब कोशिका प्लाज्मा या जीव द्रव्य कला, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, भारी पदार्थों को अंदर ग्रहण करती है। तो उस क्रिया को अपने कहते हैं इंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस, यानी इसको बक्षकाणु क्रिया भी कह सकते हैं। तो भारी पदार्थ अंदर जब लेके आएगी, इंडोसाइटोसिस क्रिया जो होगी, तो उस दौरान कुछ रचनाएं बनती है, वो रचनाएं प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में जुड़ जाती है और उससे द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे इंडोसाइटोसिस लिखा है, मतलब अंतर ग्रहण होगा पदार्थों का। यहाँ मैंने लिखा है, ध्यान देना, इंडोसाइटोसिस की क्रिया 2 प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं थोड़ा, इंडोसाइटोसिस की जो क्रिया है, इंडोसाइटोसिस की क्रिया 2 प्रकार की होती है, यानी पदार्थों का कोशिका के अंदर प्रवेश होना। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की क्रिया होती है। कितने प्रकार की क्रिया होती है, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है, फेगोसाइटोसिस। कौन सी क्रिया, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस यानी फेगोसाइटोसिस में आपको इस तरीके से याद रखना है कि फेगोसाइटोसिस जो है वो ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर ग्रहण किए जाते हैं। कौन से पदार्थ, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थों को इंडोसाइटोसिस किया जाता है, अंतर ग्रहण होता है। और दूसरा है पिनेकोसाइटोसिस।
पिनेकोसाइटोसिस में द्रव पदार्थ जो है वो अंदर प्रवेश होता है कोशिका में। तो यहाँ पर मैंने यही बाहर ही लिख दिया, एंडोसाइटोसिस के ठीक नीचे लिखा है ठोस फेगोसाइटोसिस और द्रव यानी पिनेकोसाइटोसिस। जैसे ही कोशिका में ठोस पदार्थ या फिर द्रव पदार्थ, मान लेते हैं कि पहले ठोस पदार्थ आया, तो ठोस पदार्थ देखो मैंने यहाँ पे पदार्थ के कणों के रूप में दिखाया, यहाँ आ गया है। तो यहाँ देखो ये जो रचना बनी है वो है फेगोसोम्स। क्या है? फेगोसोम्स। जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर किस रूप में है? ठोस रूप में है, यहाँ अंदर आया तो एक विशेष प्रकार की रचना बनेगी, जलयुक्त संरचना, उसको अपने क्या कहते हैं? फेगोसोम्स। क्या कहते हैं? फेगोसोम्स। तो मैं यहाँ इसी के ठीक आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यानी ठोस पदार्थ अंदर आया तो इससे क्या बनता है? फेगोसोम्स रचना का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फेगोसोम्स का। यहाँ दिखा भी दिया है फेगोसोम्स। और यहाँ यदि मान लेते हैं द्रव पदार्थ अंदर आते हैं तो एक रचना का निर्माण हो जाता है या एक रसधानी का निर्माण हो जाता है, तो उसको अपने कहते हैं पिनोसोम्स। क्या कहते हैं? पिनोसोम्स नाम दिया जाता है। पिनेकोसोम्स, पिनोसोम्स, पिनोसोम्स। तो ये रचना जो है यहाँ पर तैयार हो जाती है। देखिए अब क्या होता है, ये है हमारे पास प्राथमिक लाइसोसोम और ये जो रसधानियां बनी है ये क्या होगा? इनका फ्यूजन यानी आपस में मिलेंगे। आपस में मिलेंगे तो इसके जो पाचक एंजाइम वो यहाँ चले गए हैं और यहाँ पर भी चले गए, यानी दो प्रकार की रचनाएं बन गई, फेगोसोम्स और पिनोसोम्स। क्या है? फेगोसोम्स और पिनोसोम्स। तो ये रसधानियां तैयार हो गई है। अब देखिए आगे जब ये फेगोसोम्स है तो अब इसमें जो भी एंजाइम यानी लाइसोसोम इसके साथ में संयुक्त हो गया, जुड़ गया है, तो इस प्रकार जुड़ी हुई जो रचना है यहाँ पर, ये जो रचना आप देख रहे हो इसको अपने कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम यानी द्वितीयक लाइसोसोम। तो शॉर्ट में अपने बात करें तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में फेगोसोम्स या पिनोसोम्स रचनाएं संयुक्त होकर के द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करती है। किसका? सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करती है। अब सेकेंडरी लाइसोसोम ये है, यहाँ पर बन गया है। अब देखिए इसमें पाचक एंजाइम जो है मिक्स हो चुके हैं, भारी पदार्थ भी आ गए हैं। अब क्या होगा? इसका पाचन होगा। तो पाचन होगा तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए ध्यान दें, पचित पदार्थों का अवशोषण। अब जैसे ही पदार्थों का पाचन हो जाएगा तो इधर जैसे मैंने ये एरो लगा के आपको बताया गया इस तरीके से, तो इनका क्या हो जाएगा? पाचन हो जाता है। अब देखिए ये हो गया हमारा दूसरा द्वितीयक लाइसोसोम। अब आगे चलते हैं, ये है सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम। मैंने आगे यहाँ पे लिखा है अवशिष्ट काय, यानी तीसरा जो लाइसोसोम क्या है? अवशिष्ट काय है। तो ये देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम बनने के बाद में जो पदार्थ पचित है उनका क्या हो गया? अवशोषण हो गया है। अवशोषण होने के बाद में जो भी यानी अवशोषण के बाद में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं तो वो एक रचना यानी एक रसधानी में एक एकल जलयुक्त रचना में यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थों को घेरे हुए रचना बन जाती है। इसको अपने क्या कहते हैं? ये तीसरे प्रकार का क्या बन गया? ये तीसरे प्रकार का, ये दूसरे प्रकार का और ये पहले प्रकार का, यानी 1, 2 और 3, यानी तीसरे प्रकार का जो लाइसोसोम बना उसको अपने क्या कहते हैं? अवशिष्ट काय। जैसे नाम से पता चल रहा है अवशिष्ट यानी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें अवशिष्ट पदार्थों का संग्रह होता है। और ये अवशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं? अवशिष्ट काय क्या करती है? अंत में जाकर के एक्सोसाइटोसिस की क्रिया होती है, मतलब कोशिका से पदार्थ उत्सर्जी जो पदार्थ है यानी कोई काम का पदार्थ नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है, तो उसको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इस प्रकार हमारे पास 3 प्रकार के लाइसोसोम तैयार हो गए, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और तीसरा अवशेष काय या फिर रेजिडुअल बॉडीज यानी ये अवशिष्ट काय, यानी 3 लाइसोसोम पढ़ लिए। अब अपने चौथा आता है सभक्षी रसधानियां। सभक्षी रसधानी यानी ये 4 नंबर है। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स यानी कौन से होते हैं? तो ऑटोफेजिक वैक्यूल्स यानी सभक्षी रसधानियां यानी जो कोशिका है इस कोशिका में कुछ ऐसे लाइसोसोम यानी प्राइमरी लाइसोसोम ऐसे होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, इसी कोशिका की ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया प्राइमरी लाइसोसोम, और ये यानी इसी कोशिका के जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया इसी को ही क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं, इसी को ही
अपने अंदर ले लेते हैं, पचा लेते हैं, तो इसी क्रिया को अपने क्या कहते हैं, स्वभक्षी रसधानियां कहते हैं। तो ये है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, यानी कौन सा प्रकार हो गया, चौथा प्रकार। तो इस प्रकार जो है लाइसोसोम के 4 प्रकार है, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय और स्वभक्षी रसधानियां। एक मैं आपको यहाँ पर बात और बता दूं मित्रों कि ऑटोफेजिक वैक्यूल्स जो है, यानी ये वे लाइसोसोम है जो माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका को पचाने का काम करते हैं। तो ऐसे जो लाइसोसोम है उसको अपने बोलते हैं स्वभक्षी रसधानियां। तो यानी इस कारण ही ये जो लाइसोसोम है इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार जब इनको अपशिष्ट पदार्थ पचाने के लिए जो पदार्थ नहीं मिलता है तो ये अपने आप की जो झिल्ली होती है इसी को ही खा लेता है या पचा लेता है, इसकी भारी जो ये भित्ति होती है इसी को ही, तो इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है, यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यानी कई बार जब इसको पदार्थ नहीं मिलते हैं तो अपने जो झिल्ली होती है उसी का ही ये पाचन कर लेता है, एंजाइम जो है इसको पचा लेते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अपशिष्ट काय, स्वभक्षी रसधानियां। अब अपने चलते हैं मित्रों इसके कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है। तो मुख्य कार्य क्या है इसके, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर नजर डालते हैं। देखिए लाइसोसोम के कार्य क्या है। सबसे पहला काम देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा पदार्थ अंदर चला गया तो ये क्या करता है, कोशिका बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। क्या करता है, पाचन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा कार्य है अंतरकोशिकीय पदार्थों का यह क्या करता है, पाचन करता है। अंतःकोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में सहायक है, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में सहायक है। नेक्स्ट, गुणसूत्रों को तोड़ता है या पृथक करता है। 5वां इसका कार्य है निषेचन में सहायक है। क्या है, निषेचन में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा जो बीजों के समय जो अंकुरण की क्रिया होती है, तो अंकुरण की क्रिया में ये क्या करता है, संचित भोजन को पाचन करके अंकुरण में मतलब सहायक होता है। तो बीजों में संचित भोजन का पाचन करके अंकुरण में सहायक होता है। तो ये इसके अलावा और भी है, उत्सर्जी पदार्थों को सेल से बाहर निकालता है, या ऐसे भी कह सकते हैं उत्सर्जन क्रिया में सहायक है। कोशिका में जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं उनका भक्षण भी करता है। सेल में मृत पदार्थों का
भक्षण करता है। तो ये कुछ मुख्य कार्य मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। देखिए, कोशिका बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, अंतर कोशिकीय पदार्थों का पाचन करता है, सेल डिवीजन में सहायक है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है, गुणसूत्रों के पृथक्करण में सहायक होता है, निषेचन में सहायक होता है, बीजों में संचित भोजन का पाचन करके क्या करता है, उसको अंकुरण करने योग्य बनाता है या अंकुरण में सहायक होता है, उत्सर्जित पदार्थों को सेल से बाहर निकालता है और कोशिका में मृत पदार्थों का भक्षण करता है। तो साथियों, मैंने आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।